पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। प्लाजे में दो मकामात से सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं, लेकिन प्लाजे में इतनी भीड़ थी कि चौड़ी सीढ़ियां भी लोगों के लिए नाकाफी हो गईं। मैं उठकर फिर भाग पड़ा। हर छलांग में दो दो तीन तीन सीढ़ियां तय करते हुए नीचे पहुंचा। ज्यादातर लोग बाहर निकल चुके थे। मैं भी एक दरवाजे से निकला। दो कदम लेते ही जैसे मेरी छाती पर किसी ने हथौड़ा रसीद किया हो। पिस्तौल मेरे हाथ से छूट गया। मैं कूल्हों के बल गिरा, लेकिन फौरन ही उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया और फिर सामने देखते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। करण चावला चेहरे पर इस्तेहजाई तबस्सुम सजाए च्युइंगम चबा रहा था। उसके दाएं बाएं दो मुसल्लह अफराद मौजूद थे। करण चावला तंजिया लहजे में बोला, बालिक, उछल कूद करके अपनी दो तीन पसलियां तुड़वानी हैं या शराफत से गिरफ्तारी दोगे? मैंने कनखियों से चंद कदम दूर पड़े 9mm पिस्तौल की जानिब देखा। उसी लम्हे करण चावला के एक कारिंदे ने आगे बढ़कर पिस्तौल उठा लिया। मेरे दाएं जानिब 2 फुट की दूरी पर एक चौड़ा सुतून था जिसके अकब में आड़ ली जा सकती थी, मगर मैंने मज़ाहमत करने की बजाय हाथ सर से बुलंद कर लिए। इसी असना में प्लाजे में मुझसे नबरदाज़मा दुश्मन भी बाहर निकल आए थे। करण चावला ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, समझदार हो गए हो। फिर अपने एक कारिंदे को इशारा किया। अपना पिस्तौल जेब में डालते हुए वो मेरे करीब हुआ और मेरे बालाई बदन पर माहिराना अंदाज में हाथ फेरते हुए 30 बोर पिस्तौल अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही मेरे हाथ पुश्त की जानिब मोड़ते हुए हथकड़ी पहना दी। करण चावला मुड़ते हुए हुंडों की टोली की तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि 20 मुश्तंडे एक शख्स को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हो। उनका सरगना कदरे नदामत से बोला, सर, हमें इसकी तलाश में बिखरना पड़ा, तभी इसे मज़ाहमत का मौका मिल गया। करण चावला बिगड़ कर बोला, और किस उल्लू के पट्टे ने कहा था कि बिखर जाओ? जब हिदायत देकर भेजा था कि ये नमूना छत पर होगा, तुम्हें दरवाजे के सामने रुककर इसका इंतजार करना चाहिए। 20 अफराद को देखते ही इस सूरमा की लंगोटी गीली हो जाती। खामखा अपने कई बंदों की बल्ली दे दी। सरगना ने वजाहत की। बोला, छत का दरवाजा अंदर से कुफल था। हमें लगा ये किसी दुकान की खिड़की से फायर करेगा, तभी हमें जोड़ियों की सूरत इसकी तलाश में बिखरना पड़ा। करण चावला ने कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ। मनोज जोशी को कह देना अब ये महफूज हाथों में पहुंच चुका है। मेरा दिल मायूसी से भर गया। करण चावला की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और उसके हलक से कहकहा बरामद हुआ। बोला, बालिक, लगता है तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग गया है कि 500-600 मीटर के फासले से निशाना खता कर दिया। उसके दोनों कारिंदे भी हंस पड़े। मैं खामोश रहा। वो फौरन ही मुझे तसल्ली देते हुए बोला, वैसे गलत सोच रहे हो, विघ्नेश शुक्ला बाकी नहीं रहा और तुम गर्दन तक दलदल में धंस चुके हो। मेरी जबान से बेसाख्ता निकला, मनोज जोशी ही विघ्नेश शुक्ला था ना? वो इत्मीनान से बोला, ये गपशप मेहमान खाने में जाकर करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम एक कार में बैठे नामालूम मंजिल की तरफ रवाना थे। मैं करण चावला और उसके कारिंदे के दरमियान बैठा था। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी वगैरह बांधने की जहमत न की, और इसका एक ही मतलब था कि उन्होंने मेरा खात्मा करने की ठान ली थी। घंटे भर के सफर के बाद हम एक बड़े मकान के सामने रुके जिसकी दीवारें काफी बुलंद थीं। हॉर्न की आवाज पर जेली खिड़की खोलकर एक शख्स ने बाहर झांका और ड्राइवर को पहचानते ही दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर ने अंदरूनी इमारत के सामने कार रोकी। मैं करण चावला के इशारे पर बाहर निकला और उन तीनों की निगरानी में एक हॉल नुमा कमरे में पहुंचा। करण चावला अपने एक कारिंदे को बोला, शंकर, इसके हाथ खोलो और चाय का बता दो। जी सर कहकर शंकर ने मेरी हथकड़ी खोल दी। करण चावला ने तंजिया अंदाज में कहा, पधारिए महाराज, और फोम की कुर्सी की जानिब इशारा किया। मैं बेतकल्लुफी से बैठ गया। उसने मेरे सामने नशिस्त संभाल ली। बोला, तो शुरू करें?
मैं इत्मीनान से बोला, यकीनन मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है जिससे तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। वो मानी खेज अंदाज में हंसा, बोला, सच कह रहे हो, अलबत्ता मेरे पास ऐसी कई खबरें हैं जो तुम्हें हैरान ही नहीं परेशान भी करेंगी। उसका अंदाज मुझे अनोखा लगा। मैंने उलझन आमेज नजरों से उसे घूरा। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में मुझे दावत दी। परेशान हो गए ना? खैर, तुम्हारे जहन में जो सवाल हैं पूछ सकते हो। मैंने पूछा, क्या विघ्नेश शुक्ला सच में मर गया है? उसने इस बात में सर हिलाया, बोला, क्या तुम्हें अपने निशाने पर एतमाद नहीं? मैंने हैरानी जाहिर करने में बुखल से काम न लिया और कहा, जब सारा मंसूबा ही मुनकशिफ हो गया था, फिर विघ्नेश शुक्ला कैसे अपनी कुर्सी पर बैठने का खतरा मोल ले सकता था? वो फखरी अंदाज में बोला, बालिक, ना ये मंसूबा तुम्हारा था और ना विघ्नेश शुक्ला को इसका इल्म था। तुम महज मेरे इशारों पर नाचने वाले एक मोहरे थे जिससे मैं विघ्नेश शुक्ला को मरवाना चाहता था। मैंने पूछा, मनोज जोशी विघ्नेश शुक्ला का ही नाम था ना? उसने इनकार में सर हिलाया, बोला, मनोज जोशी ज़ेरे ज़मीन दुनिया का एक बड़ा नाम है जिसके गिरोह की जड़ें न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत में फैली हुई हैं। उसके बारे में महदूद अफराद ही जानते थे कि उसके पसे पर्दा विघ्नेश शुक्ला का चेहरा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मनोज जोशी नाम के किसी शख्स का वजूद ही नहीं। हकीकत यह है कि मनोज जोशी विघ्नेश का दस्ते रास्त था और अब मेरी मेहरबानी से गिरोह का असल सरगना बन गया है। गहरा सांस लेते हुए मैंने उसकी उलझी हुई गुफ्तगू को हजम करने की कोशिश की और फिर बेबसी भरे लहजे में कहा, क्या ये सारी बकवास किसी ऐसे अंदाज में की जा सकती है जो मेरे भेजे में समा सके? उसने कहा बुलंद किया, बोला, नाबालिग जासूसों की यही तो मुसीबत है कि उनके पल्ले अक्ल की बात नहीं पड़ती। मैं झल्लाते हुए बोला, चलो ऐसा ही सही, मगर बात छेड़ दी है तो वजाहत तो करना पड़ेगी। वो बोला, मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि एक तीर से दो शिकार करना, और करण चावला एक तीर से कई शिकार करने का आदी है। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे अजियत देने का ये आसान तरीका है कि तुम्हारी डींगे सुनता रहूं। वो बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती करण चावला के हाथ से शिकार छीनना थी। अगर तुम परमा को मेरे हवाले कर देते तो इतनी अजियतें बर्दाश्त न करना पड़ती। मैंने तंज़ी अंदाज में कहा, गड़े मुर्दे ना उखेड़ो मेजर साहब, और शुक्र करो मैंने ममता दीदी की वजह से तुम्हें जिंदगी की भीख दे दी। वो बोला, और यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। दूसरी गलती विघ्नेश शुक्ला ने की कि करण चावला को मतून करने का हौसला कर बैठा। अलबत्ता मनोज जोशी समझदार निकला और देख लो बाजी उसी के हाथ में है। मैंने दांत पीसे कहा, गोया तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरी गलती थी। वो बोला, पुत्र, तू अपनी दीदी को खुश करने की फिक्र में था। अच्छा भाई बनने का फतूर तुम्हारी बुद्धि में घुसा हुआ था और यही हिमाकत तुम्हें ले डूबी। मैंने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी इंडिया आमद का मकसद विघ्नेश शुक्ला को ठिकाने लगाना था और रॉ के मेजर को एक गुंडे की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बेहतर होगा अच्छे दुश्मन की तरह मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो ताकि मैं सरहद पार करके वापस चला जाऊं। पिछली दफा भी मैंने जानबूझकर किसी सरकारी अहलकार को निशाना नहीं बनाया था। इस दफा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा उसूल परस्त खामखा की दुश्मनी पालेगा। वो तंज़ी अंदाज में बोला, क्या कैदी नंबर 113 और अपनी दीदी को कैद खाने में सड़ता छोड़ दोगे? मैंने कहा, ममता दीदी एक हाजिर सर्विस मेजर है और अपना मुकदमा अच्छी तरह लड़ सकती है। मेरी मुदाखलत से उसका केस बिगड़ सकता है। बाकी ये वजाहत फरमा दें कि कैदी नंबर 113 कौन है? करण चावला ने जोरदार कहकहा लगाया, बोला, यार तू स्नाइपर है या गडरिया? इतनी सतही सोच रखता है। मैंने भिन्ना कर कहा, चलो तुम ही वजाहत कर दो। लम्हा भर तवक्कुफ करके वो फिक्रिया लहजे में बोला, तुम सोचते होगे कि परमा और तुम्हारे घर वालों पर हमला विघ्नेश शुक्ला ने करवाया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब मंसूबा मेरा था ताकि तुम्हें यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि करण चावला किसी का उधार रखने का कायल नहीं। मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, गोया तुम्हारे परी पर हमला कराने से मैं विघ्नेश शुक्ला को मारने इंडिया दौड़ा चला आता। उसने नफी में सर हिलाया, बोला, ये सिर्फ एक कड़ी थी। परमा तुम्हें जितनी भी अजीज हो, बज़ाहिर तुम्हारी कुछ नहीं लगती। यूं ही उसका वालिद भी एक अहम ओहदे पर फाइज है और उसके ज़ेरे कमान कई कमांडोज होंगे जिन्हें वो विघ्नेश शुक्ला को ठिकाने लगाने के लिए इंडिया भेज सकता था। इसी वजह से मैंने परमा के साथ तुम्हारे घर वालों पर भी हमला कराया। अपनी पलवशा के लिए तो यकीनन तुम कुछ भी करने पर तैयार हो जाते, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा इंडिया आना यकीनी नहीं था। तुम्हारी आमद को यकीनी बनाने के लिए मैंने कैदी नंबर 113 का चारा डाला। बेचारे की हड्डियां भी कब्र में गल सड़ गई होंगी
मगर मैंने उसे जिंदा कर दिया। एक और जासूस के चेहरे पर उसका मेकअप करके तुम्हारे जासूसों तक उसकी जिंदगी की खबर पहुंचा दी, और ये ऐन उस वक्त किया जब ब्रिगेडियर अंसारी अपनी बेटी को बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था और इस मकसद से किसी शख्स को सरहद पार भेजने की तैयारी में था। तभी कैदी नंबर 113 का चारा डालकर मैंने तुम्हारी आमद को 100% यकीनी बना दिया। मेरे दिल पर जोरदार घूंसा लगा। मैंने कहा, क्या डीनो मर चुका है? वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला, अगर तुम्हारे साथी का नाम डीनो था तो हाँ, बल्कि तुम्हारे सामने ही मुर्दार हुआ था। भूल गए हो क्या? जब तुम बुज़दिलों की तरह बेड के नीचे घुसे थे तब कितनी देर उसकी लाश वहीं पड़ी रही थी। मैंने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। यूं लग रहा था जैसे मैं एक बार फिर डीनो को बचाने में नाकाम हो गया हूँ। वो बोला, आगे तो सुनो। अभी से ची बोल गई। मैं साफ गोई से बोला, मुझे नहीं लगता कि इससे बुरी खबर कोई हो सकती है। वो जहरखंत हुआ, बोला, फैसला करने में तेजी न दिखाओ। तुमने और तुम्हारी दीदी ने करण चावला का सिर्फ एक चेहरा देखा था। मैं मौजू की तरफ पलटा। मैंने कहा, चलो मान लिया तुमने सारा मंसूबा तरतीब देकर मुझे इंडिया आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरी इंडिया आमद की तारीख और विघ्नेश शुक्ला को खत्म करने के मंसूबे के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वो बोला, डीनो की जिंदगी की खबर जारी करते ही हमने परमा पर ताजा हमला कराया। उसके बाद तुम्हारा फिलफौर इंडिया न आना हैरान कुन ही होता, मगर तुमने मुझे हैरान नहीं किया। उसने सर के पीछे हाथ बांधकर कुर्सी से टेक लगाते हुए छत को घूरा। फिर बोला, बाकी रहा विघ्नेश शुक्ला पर तुम्हारा हमला कराना, तो एक स्नाइपर के लिए अपने दुश्मन को मारने का सबसे आसान तरीका गोली मारना ही है। और विघ्नेश शुक्ला के गिर्द हिफाजती इंतजाम इतने सख्त थे कि स्नाइपर राइफल से भी हमला कामयाब होने की कोई सूरत नहीं थी। अगर हिफाजती इंतजामात का बगौर जायजा लिया जाए तो कमजोर मकाम उसके दफ्तर की खिड़की वाला ही दिखाई देता है, और वहाँ मसला था खिड़की के बुलेट प्रूफ शीशे का, जिसे खोलने के लिए उसकी पर्सनल सेक्रेटरी तक रसाई की जरूरत थी। गुज़श्ता बार तुमने हरामी नज्जू को उसकी लाइलमी में इस्तेमाल किया। उम्मीद थी इस बार भी तुम आसान रास्ता ढूंढने के लिए उसी से राब्ता करोगे। तभी मैंने पहले ही से अमृता रिवाटकर को नज्जू से मिला दिया। उल्लू का पट्टा उसे महबूबा समझकर लट्टू हो गया, मगर वो ये नहीं जानता था कि अमृता करण की एजेंट है। मैंने बेसाख्ता पूछा, तुम्हारी या रॉ की? वो मुंह बनाते हुए बोला, गैर मुतल्लिक सवाल। मैंने पूछा, विघ्नेश शुक्ला को क्यों मरने दिया? वो बोला, क्योंकि उसने ज्यादा ही परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए थे, और परमा के भागने के बाद तो वो खुलकर मेरी मुखालिफत पर तुला हुआ था। मजबूरन मुझे मनोज जोशी से राब्ता करके उसे गिरोह से माइनस करना पड़ा। मैं मोतरिज हुआ। कहा, यह काम इतना मुश्किल तो नहीं था कि तुम्हें इतना खटराग फैलाने की जरूरत पड़ती। यकीनन ये तुम खुद भी कर सकते थे। वो मुतबस्सम हुआ, बोला, बिल्कुल कर सकता था, मगर इस सूरत में मनोज जोशी और मैं शक की जद में आ सकते थे। अब तो हम बिल्कुल महफूज हैं। मैंने तंजिया हुनकारा भरा। सच कहूं तो पहले तुमसे खासा मुतासिर था, मगर जूं जूं तुम्हारी असलियत सामने आती जा रही है, घिन आ रही है तुम्हारे किरदार से। वो जोर से हंसा, बोला, तारीफ का शुक्रिया, और मुसलसल गैर मुतल्लिक सवाल कर रहे हो। अपने यहाँ बुलाने की वजह तो पूछो ना। मैंने उलझनामेज अंदाज में पूछा, क्या शुक्ला की मौत के अलावा कोई वजह है? वो मानीखेज अंदाज में बोला, क्या ख्याल था तुम हीरो बनकर चले जाओगे और करण चावला माफ कर देगा? मैं तंजिया अंदाज में बोला, तो अपनी सुबकी मिटाने के लिए बुलाया है। वो बोला, अपनी दीदी का हाल अहवाल नहीं पूछा? मुझे लगा कि वो मौजू से हट रहा है। मैंने उम्मीद जाहिर की। कहा, मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ इतना मजबूत केस है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसके होंठों पर इस्तेहज़ाई तबस्सुम उभरा। बोला, ऐसी अहमकाना सोच बस तुम्हारे ही दिमाग में पल सकती है। मैंने धड़कते दिल से पूछा, क्या उन पर तशद्दुद किया गया है? वो दांत पीसते हुए बोला, उसने करण चावला की मोहब्बत एक मुस्ले की वजह से ठुकराई। क्या ख्याल है कितनी सजा की हकदार ठहरेगी? मैं मोतरिज हुआ, मगर मेरी तो वो दीदी है। करण चावला बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों एक दूसरे को क्या समझते हो। मानी रखता है कि उसने मेरी तौहीन की, मेरे खिलाफ तुम्हारी मदद की, तुम्हें फरार कराया, हमारे मंसूबे से बाखबर किया। क्या इसके बाद वो किसी रियायत की हकदार थी? करण चावला के चेहरे के खूबसूरत खद्दो खाल मस्ख हो गए। उसकी हालत देखते हुए मेरा दिल किसी अनजाने खदशे से धड़कने लगा। अंदेशे भरे लहजे में मैंने तस्दीक चाही, तो तुमने उन्हें सजा दी? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, जो कुछ मैंने उस फाहिशा के साथ किया है उसके लिए सजा बहुत छोटा लफ्ज है। मैंने कहा, क्या किया है? अपना लहजा मुझे खुद भी बेगाना लगा। वो तकब्बुर और गुरूर से बोला, बड़ी पारसा बनती थी, उसकी पवित्रता की धज्जियां बखेर दी, उसके घमंड और गुरूर को अपने कदमों में रौंद दिया।
सच में उसकी सुरीली चीखों का मुतरन्नम साज अब तक मेरी समातों में रस उंडेल रहा है। उसकी कराहों और सिसकियों के आहंग से मेरी अना को जो तस्कीन मिली उसकी वजाहत ही मुमकिन नहीं। हाय, उसने चटखारे लेते हुए मेरे दिल में खंजर घोंपा। बोला, सच में तुम्हारी दीदी का शबाब ऐसा है कि बार बार हासिल करने को मन करता है, और मैंने तो अपने मन की कभी टाली नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को काबू किया। कहा, और उस मोहब्बत का क्या हुआ जिसके तुम दावेदार थे? वो बोला, ताली दोनों हाथों से बचती है। मैंने विघ्नेश शुक्ला का साथ देकर कोई जुर्म नहीं किया था, जिसकी पादाश में वो मुझे मुसलसल धुतकारती रही। उसकी अकड़, घमंड और नखरे को देखते हुए मुझे मजबूरन उसे गिरफ्तार कराना पड़ा। सबूत मेरे पास मौजूद थे। सोचा था कैद खाने में जाते ही नरम पड़ जाएगी, मगर उसकी अकड़ में इजाफा हो गया। तब उसे सजा देना मेरी मजबूरी बन गई। नतीजे में अपना फख्र और गुरूर गंवा बैठी। उसने लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर मुतबस्सम हुआ। बोला, वैसे मेरा पहलू तो उसने आबाद करना ही था, चाहे शादी करके करती या कोई और बहाना बनता। मैं उसे किसी और का बनने की इजाजत तो दे नहीं सकता था। बाकी बेवफाई तो उसने की। मैं तो आज तक मोहब्बत निभा रहा हूँ। मैंने होंठ चबाते हुए कहा, कमजोर हव्वाजादी को बेबस करके अपनी ताकत और नफरत के सबूत मुहैया करने वाले को कमजर्फ, घटिया और बेगैरत कहना भी काफी नहीं। वो गलीज अंदाज में बोला, अबे अहमक, उसने मेरा साथ निभाने के वचन दिए थे, कसमें खाई थी। अगर वो शराफत से वादे नहीं निभाएगी तो मुझे जबरदस्ती तो करना पड़ेगी ना। मैंने दांत पीसे कहा, यकीनन तुमने बहुत बुरी मौत का इंतखाब किया है। उसने कहकहा लगाते हुए इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, बिल्कुल यही धमकी तुम्हारी दीदी जान ने भी दी थी कि मेरा राज बदला जरूर लेगा। तुम्हें दिलचस्प बात बताता हूँ, उस दिन शायद वो 48 घंटों की भूखी प्यासी थी। मैंने पूछा, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ? क्योंकि देखना चाहता था कि पानी मांगती है या खाना। जानते हो उसने क्या कहा? जालिम ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया। कहने लगी, वचन दो, मेरी एक बात मानोगे? मैंने वचन दे दिया। बोली, मेरी मौत से पहले मेरे राज तक मेरी हालत पहुंचा दो, सब कुछ तफसील से बताना, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरी मोहब्बत को शमशान घाट में पहुंचाकर भी वो एक मुसले की चाहत में मरी जा रही है। फाहिशा। करण चावला ने नफरत से एक जानिब थूका, गोया दांतों तले कौनैन की गोली आ गई। फिर बोला, यकीनन तुम्हें इंडिया बुलवाने का मकसद मालूम हो गया होगा। कोशिश के बावजूद मैं आंखों की नमी न छुपा सका। आंखों को बेदर्दी से हथेलियों से रगड़ते हुए मैंने बमुश्किल कहा, हिंदू धर्म बहन को भाई से मोहब्बत करने से रोकता तो नहीं है, बल्कि रिश्तों के मामले में तो हिंदू धर्म इस्लाम से मुख्तलिफ नहीं। उसने जानबूझकर हकीकत का गला घोंटा। बोला, तुम उसे बहन समझते हो, न जाने उस फाहिशा के दिल में क्या है। मैंने कहा, झूठ बोल रहे हो। मेरी आवाज शिद्दत गम से फट गई। वो बेनियाजी से बोला, जो मर्जी समझो। मेरे हाथ पांव मुस्तरिब अंदाज में कांपने लगे। गहरा सांस लेते हुए मैंने अपनी हालत पर काबू पाया। तो शुरू करें? वो बोला, हाँ, इसीलिए तफसील से सब कुछ बताया है कि तुम्हारी अर्थी तैयार है और ये सब कुछ फिल्माया जा रहा है। मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी दुर्गत बनती अपनी आंखों से देखे। बहुत फख्र करती है अपने राज पर। तुम्हारी भयानक मौत ही वो आखिरी दुख है जो उसे तोड़ सकता है। यकीनन तुम्हारी लाश के हुसूल के लिए वो करण चावला के कदमों पर सर रख देगी। मैंने नशिस्त छोड़ते हुए कहा, हम वक्त जाया कर रहे हैं। चेहरे पर तमस्खराना मुस्कुराहट सजाए वो खड़ा हुआ। बोला, एक खुशखबरी सुना दूं? गो तुम जैसे अनाड़ी से बैद है कि बगैर हथियार के करण चावला को शिकस्त दे सके, लेकिन अमली मैदान में हम हर नामुमकिन को फर्ज कर लिया करते हैं। और अच्छी तरह जान लो, मुझे हराकर भी तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकोगे। शंकर और रवि इसी वजह से यहाँ मौजूद हैं। है ना अच्छी खबर? मैंने बज़ाहिर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें हलाक करने के बदले जान देना घाटे का सौदा नहीं है। करण चावला ने साइलेंसर लगा ग्लॉक 19 अपने साथी की तरफ उछालते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहा, रवि, अगर मैं अपनी किसी गलती की वजह से हार जाऊं तो इसे मारने के लिए ये पिस्तौल इस्तेमाल करना। ये कहते ही अचानक ही उसकी टांग हरकत में आई और वो जिस कुर्सी पर बैठा था वो उड़ते हुए मेरी तरफ आई। कुर्सी से बचने को मैं एकदम झुका और जूं ही सीधा हुआ, करण चावला की भरपूर ठोकर मेरी छाती में लगी। मैं कुल्हों के बल गिर गया। वो बरक़ी कौंदे की तरह मेरी तरफ बढ़ा और जूं ही उसने मेरे पेट पर बैठने की कोशिश की, मैंने फौरन से टांगे समेटते हुए उसकी छाती पर टेकी और उसे दूर उछाल दिया। साथ ही तड़प कर खड़ा हो गया। उसने भी उठने में देर न लगाई थी। अगले ही लम्हे हम गुत्थम गुत्था हो गए। उस वक्त मेरे अंग अंग में गुस्से, नफरत और बदले की आग भरी हुई थी। उसके ममता दीदी के साथ नारवा सलूक ने मेरे तन बदन में वो आग लगाई थी कि मेरी सलाहियतें आम रोजमर्रा से भी कुछ बढ़ गई थी। वो भी बेहतरीन लड़ाका था
اور یہ اس کا اپنے اوپر اعتماد ہی تھا کہ شکنجے میں آئے دشمن کو دوبدو لڑائی کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ کامنٹ میں اس کہانی کے رائٹر ریاض عاقب کوہلر اور ہماری اس کاوش کے بارے میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔